Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 सीबीएसई हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर ये रेवोल्यूशन क्या थी, कैसे शुरू हुई, इसके पीछे क्या रीजंस थे। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं ताकि चैप्टर का बेस हमें अच्छे से पता हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की। तो नाम है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस में होने वाली क्रांति या फिर फ्रांस में होने वाला इंकलाब। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि ये कब हुआ। तो इसका जवाब है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 ये वो डेट है जिस दिन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक भगदड़ मच गई, एक इमरजेंसी का माहौल हो गया, क्योंकि एक अफवाह सी फैल गई थी कि राजा जो है वो आम लोगों को परेशान करने वाला है, उनको गिरफ्तार करने वाला है, उन पे गोलियां चलाने वाला है, जिसकी वजह से लोग राजा के अगेंस्ट इकट्ठा हो गए, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा के अगेंस्ट में जो है वो ये रिवोल्यूशन कर दी और मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी या रिपब्लिक जो है वो फ्रांस में डिक्लेयर किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप और वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क की तरह था जिसने फ्रांस से मोनार्कियल सिस्टम को खत्म किया और पूरी दुनिया के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए। अब ये जो रेवोल्यूशन है ये अपने आप तो नहीं हो गया, ऑफ कोर्स इसके पीछे बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे कॉजेज होंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 18th सेंचुरी में, जब 1774 में लुईस 16 जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे वो फ्रांस के राजा बने। उनकी शादी हुई एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिनका नाम था मैरी एंटोनेट। जब लुईस 16 फ्रांस के राजा बने तो उन्हें एम्प्टी ट्रेजरी मतलब खाली खजाना मिला, क्योंकि काफी साल से जो है वो फ्रांस वॉर में इन्वॉल्व था। तो उस वॉर के अंदर जो एक्सपेंसेस हुए उसकी वजह से फ्रांस का खजाना खाली हो गया, और दूसरा जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स को मेंटेन करने का जो खर्च था उसकी वजह से भी फ्रांस का जो खजाना है वो खाली हो रहा था, जिसकी वजह से राजा ने क्या किया, लोगों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया। अब क्योंकि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसका डिवीजन कुछ इस तरह से था जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक ही ग्रुप जो था वो टैक्स भरता था, उसमें से एक ही ग्रुप को टैक्स भरना पड़ता था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा टैक्स से पैसा आ नहीं रहा था कि फ्रांस की कंडीशन जो है वो सुधारी जा सके। और कहीं ना कहीं ये जो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज बना। तो अब ये डिवीजन कैसे था वो हम लोग सुनते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में बटी हुई थी। उन पार्ट्स को स्टेट्स कहा जाता था, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग आते थे, और टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। अब हर स्टेट की हम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेट की। तो फर्स्ट स्टेट जो था उसमें कौन लोग आते थे, तो उसमें आते थे क्लर्गी यानी कि प्रीस्ट। ये लोगों का चर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, उनके पास बहुत सारी जमीनें और बहुत सारी दौलत हुआ करती थी। अगर कोई फर्स्ट स्टेट में पैदा होता तो बाय बर्थ ही उसको कुछ स्पेशल अधिकार, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज ये था कि उन्हें स्टेट को या राजा को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब फर्स्ट स्टेट को कोई टैक्स तो नहीं देना पड़ता था, बल्कि इन्हें किसान जो है वो अपनी प्रोड्यूस का, अपने प्रोडक्शन का 1/10 यानी 10 में से 1 हिस्सा एज अ टैक्स कंपलसरी देते थे, जिसे टीथे या ताइद भी कहा जाता था। उस टैक्स का नाम था। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है। तो ये थे फर्स्ट स्टेट। सेकेंड स्टेट में आती थी नोबिलिटी मतलब नोबल्स ऑफ कोर्स, में अमीर लोग, एरिस्टोक्रेट, जो कि हाईएस्ट कम्युनिटी होती है किसी भी सोसाइटी की, उसे एरिस्टोक्रेट कहा जाता है, वो लोग आते थे। ये लोग भी किसी भी तरह का टैक्स स्टेट को या राजा को नहीं देते थे, यानी इनको भी फर्स्ट स्टेट की तरह कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, बल्कि इनको भी किसानों से जो है वो फ्यूडल ड्यूज या एक टैक्स जो है वो मिलता था। अब बारी आती है थर्ड स्टेट की। तो थर्ड स्टेट के अंदर कौन आते थे, क्लर्गी और नोबिलिटी को छोड़ के बाकी जो भी पॉपुलेशन बची वो सब के सब किस में आती थी, थर्ड स्टेट में आती थी। जैसे कि उसमें कौन कौन आते थे, तो उसमें बिजनेसमैन थे, उसमें मर्चेंट्स थे, उसमें कोर्ट ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, पेजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, लैंडलेस लेबर, वो लेबर जिनके पास जमीनें नहीं है, ठीक है, वो सारे लोग इसमें आते थे।
ये किसी भी तरह का टैक्स इनको माफ नहीं था, इनको हर तरह का टैक्स भरना पड़ता था, जिसमें से एक डायरेक्ट टैक्स यानी जो खुद वो भरते थे स्टेट को, उसका नाम था टेले। और तो और जो रोजमर्रा की जो भी चीजें वो खरीदते थे, डेली कंजम्पशन, डेली यूज की जो चीजें वो खरीदते थे, उस पे भी कई तरह के वो टैक्स जो है वो इनडायरेक्टली स्टेट को पे कर रहे थे, दे रहे थे। अब फ्रांस की 90% जो पॉपुलेशन थी, 90% जो आबादी थी वो किसानों की थी। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपनी खुद की जमीनों पे खेती बाड़ी करते थे। फ्रांस की जमीन का जितना भी 100 में से 60% जो था, जितना भी हिस्सा था, उसमें 60% जो है वो नोबल्स का था, चर्च का था, और थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे। ऐसा नहीं कि थर्ड स्टेट में सिर्फ गरीब लोग ही थे, अमीर लोग भी उसके अंदर थे। तो ये लोग जो है वो जमीनों को बिलोंग करते थे, लेकिन थर्ड स्टेट को टैक्स भरना पड़ता था। इस बात को आप याद रखिए, चाहे उसमें अमीर हो चाहे उसमें गरीब हो। पेजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो नोबल्स के घरों में या उनकी जमीनों पे काम करे, और तो और उनको आर्मी में भी काम करना पड़ता था, या तो कहीं शहर में रोड बन रहा है तो उस रोड बनाने में एज ए लेबर भी उनको काम करना पड़ता था। मतलब वो थे किसान, लेकिन उनको आर्मी में जाना पड़ रहा है, लड़ाई करनी पड़ रही है या लेबरी करनी पड़ रही है। तो इस तरह से फ्रांस की सोसाइटी 3 अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्की, सेकेंड स्टेट्स में आते थे नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट्स में आते थे द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जिसमें बिजनेसमैन, पेजेंट्स और सारे लोग आते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि उनको सर्वाइवल करने में किस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी। 1715 से लेके 1789 के बीच में फ्रांस में आबादी काफी तेजी से बढ़ी। ऑफ कोर्स जब आबादी बढ़ती है तो खाने पीने की चीजें चाहिए, तो इसलिए खाने पीने की चीजों की जरूरत पड़ने लगी। प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया किसानों से अलग अलग काम लिए जा रहे थे, आर्मी में उनको भेजा जा रहा है, रोड्स उनसे बनाए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स दूसरी तरफ जो है वो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जो है वो अफेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई और खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी हो गई। यानी महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन लोगों की मजदूरी या जो पगार है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। एक तो ऐसा कहते हैं हिंदी में कहावत है कि आगे कुआं पीछे खाई, मतलब ये कि एक तो वैसे ही खाने पीने के लिए प्रॉब्लम था, दूसरी तरफ मौसम भी बिगड़ गया, और सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि लोगों के पास अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए भी अनाज बचा नहीं, यानी एकदम भुखमरी का वक्त आ गया। अब मिडिल क्लास ग्रो होना शुरू हुई इसी दौरान। ये वो लोग थे जो वुलन और सिल्क टेक्सटाइल बेच के या ओवरसीज ट्रेड करके या गुड्स को मैन्युफैक्चर करके पैसे वाले बन रहे थे, और उसके अंदर दूसरे भी लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।